जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी की हमारी सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर अभी तक हमारे हो चुके हैं और काफ़ी शानदार तरीके से लेक्चर जो है हमारे हुए और इसी तरह निरंतर रूप से आपके लेक्चर्स होते चले जाएंगे। मैं आपसे विश्वास करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि अक्सर यूट्यूब पे ऐसा देखा जाता है कि टीचर्स सीरीज़ शुरू करा के उसे बंद कर देते हैं, तो मैं आपके उस विश्वास को जीतने की कोई कोशिश करना भी नहीं चाहता। मैं निरंतर रूप से अपना पढ़ाता जाऊंगा, आपका विश्वास ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा और इसी तरह से हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस का कोना कोना यूट्यूब पर ही अपने इस क्रांति 2.0 बैच में पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, आज के ये जो 6 नंबर का लेक्चर है, इसको हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। और हमेशा आपको पता है, स्टार्टिंग में एक ही चीज़ मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं या हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, तो आप स्क्रीन पर एक बार पॉज करिएगा और इस स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है आप उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कोशिश नहीं, काम प्रॉपर चल रहा है बिना किसी समस्या के। आपकी दुआ रहेगी, आपका प्यार मिलेगा, तो यूं ही इस तरीके से हम YouTube पर अपने इस क्रांति बैच का जो गर्दा है वो उड़ाते रहेंगे। तो आइए आज 6 नंबर के लेक्चर को दोस्तों जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और 6 नंबर में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर हम लोगों का जो है लगातार चल रहा था दोस्तों। कौन सा वाला चैप्टर? फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने मौलिक अधिकार में 2 लेक्चर लिए हैं, तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या जो है पढ़ लिया है। तो जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हमने जो है फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन कह लो आप इसे, या बेसिक इंफॉर्मेशन कहना सही शब्द नहीं रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल राइट के दोस्तों, हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, उसके आजू बाजू के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन में आते हैं। अक्सर हम उनको स्किप कर देते हैं, तो हमको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है और हमने करी भी नहीं। तो बहुत तगड़ा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। फिर उसके बाद जो है हमने आर्टिकल नंबर 12 कवर कर लिया है, आर्टिकल 13 हमने कवर कर लिया है, 14 कवर कर लिया है, 15 कवर कर लिया है, 16 कवर कर लिया है, 17 कवर कर लिया है, 18 कवर कर लिया है। भाई बहुत बड़ा चैप्टर होता है। आपकी किताब में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वैसे वो है पार्लियामेंट का, यानी कि संसद। और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो फंडामेंटल राइट्स है। 5-5, 6-6 पार्ट लग जाते हैं पूरा फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ाने के लिए। और मुझे कोई एतराज़ इसीलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अब की बार मैंने क्रांति बैच को 2026 के प्रीलिम्स से 10 महीने पहले शुरू किया है, तो मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं बिना कोई फैक्ट छोड़े या बिना क्वालिटी में कोई कमी रखे जल्दबाजी के चक्कर में मुझे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो मैं कभी करूँगा भी नहीं। तो इसीलिए पूरी डिटेलिंग के साथ पूरा समय जो है लेते हुए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, तो आर्टिकल 19 दोस्तों जो है आज हमको यहाँ पर प्रारंभ करना है। आर्टिकल 19 का अगर आप लोग टाइटल देखेंगे तो आर्टिकल 19 जो है यहाँ पर किस चीज की बात करता है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ चलो, 18 तक तो कर लिया था मैं, जस्ट फॉर कंफर्मेशन देख रहा था। राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। हम सभी के पास दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता, कितने टाइप की स्वतंत्रता वो आपको देता है? तो आर्टिकल 19 टोटल 6 फ्रीडम्स आपको देता है। टोटल कितनी फ्रीडम्स आपको देता है? 6 फ्रीडम्स, यानी कि 6 स्वतंत्रताएं आपको देता है। ठीक है। वैसे ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से ये 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी। ये 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी। तो अब आप कहोगे सर यहां पर 6 क्यों लिखी हैं? क्योंकि दोस्त एक स्वतंत्रता को जो है हटा दिया गया है। कौन सी?
एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है जो आया करती थी आपके आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(f। ये इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है कि केवल इतना पता होना नहीं चाहिए कि अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड, कौन सा उपखंड, मतलब अंग्रेजी में कौन सा क्लॉज, कौन सा सब क्लॉज, सब कुछ पता होनी चाहिए बात, ठीक है। तो पहले ये जो तो आपको दिख रहा है ना, आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 1 और फिर ब्रैकेट में f, ये पहले एक एक्स्ट्रा हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है देखो ABCDE ये 5 हो गए, उसके बाद F और फिर उसके बाद G, तो G तो अभी भी है, E अभी भी है, बस ये बीच वाला जो F है इसको जो है हटा दिया गया है, ठीक है। क्या था अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। वैसे ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, राइट टू प्रॉपर्टी। और जैसे ही दोस्तों मैं बोलता हूं ना राइट टू प्रॉपर्टी, तो आपको फंडामेंटल राइट का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है आपको वो याद आ जाता होगा, जहां पर आपको बोला जाता था कि एक फंडामेंटल, आपके पास जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें एक फंडामेंटल राइट होता है संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में आता है, जिसे हटा के आर्टिकल 300A में जो है डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमने पढ़ा था अच्छे से। तो यहां पर स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट क्रिएट होता है कि सर संपत्ति का अधिकार तो आर्टिकल 31 में भी था, अब आप कह रहे हो कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(1)(f) में भी था, तो ये क्या दोनों अलग अलग संपत्ति के अधिकार थे? तो आंसर है हां, दोनों अलग अलग संपत्ति के अधिकार थे। मतलब बात संपत्ति की ही करते थे, आपकी प्रॉपर्टी की ही करते थे, बट दोनों का कहने का तरीका अलग अलग था। समझ रहे हैं आप बात को? बट दोनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इस बात को हमको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक जगह आपको ये चीज लिख के बताना चाहूं, उसके बाद फिर मैं आर्टिकल 19 जो है शुरू करता हूं, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट जो है ना बचे। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, संपत्ति का अधिकार, है ना, यहां पर लिख देते हैं हम संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का अधिकार साहब कहां कहां पर दे रखा था, और ये दोनों ही फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। तो एक संपत्ति का अधिकार जो हमने अपने फंडामेंटल राइट के लेक्चर नंबर 1 में देखा था, आर्टिकल 31, और दूसरा जो संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल 19(1)(f) में दे रखा था। ध्यान देने वाली चीज कौन सी है कि ये दोनों ही आर्टिकल्स, ये दोनों ही संपत्ति के अधिकार, ये दोनों ही संपत्ति के अधिकार, ये दोनों ही संपत्ति के अधिकार फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अर्थात मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अब कॉमन सेंस की बात है, कोई भी उनका आर्टिकल नंबर देख के ही कोई भी पहचान लेगा, बोले 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं और ये भी उसी रेंज में है कि नहीं? 12 से एक मिनट मुझे देना। तो कोई भी बता देगा, बोले आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट आते हैं, तो ये दोनों काय की कैटेगरी में आ गए, मौलिक अधिकार। तो ये दोनों ही राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा थे, मौलिक अधिकार का हिस्सा थे। और पता, ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें कैसे कह रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं, शुरू में ही क्लियर कर देते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 31 था ना, ये बोलता था कि सरकार जो है वो तुमसे गैर कानूनी तरीके से या तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी प्रॉपर्टी ना ले ले, इसीलिए हम तुमको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। समझ में आई? तो आर्टिकल 31 जो था ना दोस्त, आर्टिकल 31 जो था वो एक तरीके से आपको क्या दे रहा था? आर्टिकल 31 एक तरीके से आपको सुरक्षा दे रहा था। किस चीज की सुरक्षा? कि कहीं कोई आपसे आपकी संपत्ति, चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, स्टेट का मतलब आप जानते हैं, अपन ने पढ़ा है आर्टिकल 12 के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनी, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सब कुछ आता है स्टेट शब्द के अंदर में।
तो कल को जो स्टेट है, जो राज्य है आर्टिकल 12 के अनुसार, अगर ये आपकी संपत्ति आपसे लेने की कोशिश करते हैं और आप उनको अपनी संपत्ति देना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो हम आपकी संपत्ति को सुरक्षा दे रहे हैं कि कोई भी आपसे आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी कारण हो। पहले ऐसा था इस आर्टिकल के अनुसार, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 31 आपको आपकी संपत्ति की सुरक्षा दे रहा है कि आपसे कोई आपकी संपत्ति लेना ले, ठीक है। अब ये वाला आर्टिकल भी प्रॉपर्टी के संबंध में बात कर रहा है, लेकिन उसका कहने का तरीका अलग है। ये आपको आपकी संपत्ति के रेफरेंस में ये आपको अधिकार देता है। क्या देता है? ये आपको संपत्ति की सुरक्षा देता है और ये आपको संपत्ति का अधिकार देता है। ये दो शब्द जिसने सीख लिए वो कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू तक में भी पूछ ले, या कभी कैसे प्रीलिम्स में भी अगर ये बन के आ जाए कि मतलब जो आर्टिकल 19(1)(f) है, ये संपत्ति के किस संदर्भ में बात करता है, ये प्रॉपर्टी के किस रेफरेंस में बात करता है, ये क्या ये प्रॉपर्टी के संबंध में आपको सुरक्षा देता है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी के संबंध में आपको अधिकार देता है? बोले जी हां, बिल्कुल देता है अधिकार। तो ये आपको आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में सुरक्षा दे रहा है, ये आपको आपके प्रॉपर्टी के संबंध में अधिकार दे रहा है, लेकिन दोनों का संबंध राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार से ही है। क्लियर हो गया आपको? बढ़िया। अब देखिए, ये दोनों ही जो आर्टिकल्स थे, ये कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा बन रहे थे, क्योंकि देश का विकास जब भी सरकार को करना होता था तो सड़क या पुल कुछ ना कुछ बनाने पड़ते थे और किसी ना किसी की संपत्ति उसके बीच में आ जाती थी। अब चूंकि वो संपत्ति फंडामेंटल राइट के दायरे में है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये दोनों ही फंडामेंटल राइट के अंदर रहकर बहुत ज्यादा बाधा जो है क्रिएट कर रहे थे। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई दोस्तों, है ना? तो ये हमने आपको यहां पर जो है बता दिया, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, सही है। अब इसके बाद इनका अंजाम क्या हुआ? इन दोनों ही आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इन दोनों आर्टिकल्स को हटा दिया गया। या फिर ऐसे लिखें कि इन दोनों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इन दोनों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्योंकि भले ही बात कर रहे हैं संपत्ति का अधिकार, लेकिन बात तो दो अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग ढंग से हो रही है ना। तो इन दोनों संपत्ति के अधिकार को, इन दोनों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इन दोनों संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया दोस्तों? क्या कर दिया गया? चलो बढ़िया दिख रहा है आपको। इन दोनों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब हटाने का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाया है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो डालेंगे। तो आपको पता है आर्टिकल 31 तो हम लोग देख ही चुके हैं। आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन फिर इसको एक कानूनी अधिकार बना के कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया? 300A। क्या बना के? एक कानूनी अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना के जो है इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट लेक्चर जैसी ही बातें कर रहे हैं। परंतु ये जो आर्टिकल 19(1)(f) था ना, इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाया जरूर गया, लेकिन इसको फिर परमानेंट डिलीट ही कर दिया गया, कहीं और डाला ही नहीं गया। समझ में आ रही है बात? इसको परमानेंटली क्या कर दिया गया? इस वाले को तो जो है डिलीट ही कर दिया गया। तो आप ऐसे लिख लेना अपने रजिस्टर में कि इसको, भैया हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, याद है ना कि ख्याल में खोए हुए हो। इसलिए हमेशा हर लेक्चर शुरू करता हूं ना तो पहली वाली स्क्रीन इसलिए दिखाता हूं क्योंकि उसमें लिखा होता है PDF मांगना मत, मिलेगी नहीं। व्यक्ति भूल जाता है, बार बार गलतफहमी में जीता है। तो रजिस्टर बनाना है भैया आपको, है ना। तो इसको डिलीट कर दिया गया, इसको कहीं भी नहीं डाला गया, लेकिन इसको आर्टिकल 31 को सिर्फ फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से डिलीट किया है और 300A में कानूनी अधिकार बना के डाल दिया। अब उम्मीद करता हूं आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे दोनों चीजों के बीच में, ठीक है। अब मैं बढ़ाता हूं दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 की गाड़ी। चलो, तो आर्टिकल नंबर 19 में एक एक करके जो है हमको पढ़ना है।
सबसे पहले हमको आर्टिकल नंबर 19 में कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? आर्टिकल 19(1)(a क्या पढ़ना है? आर्टिकल 19(1)(a। तो आर्टिकल 19(1)(a क्या कहता है? यह कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब मैं जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहूं, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहूं, तो मुझे पूरी उस चीज की क्या है? आजादी है। ठीक है। और मैं जो बोलना चाहूं मैं उसको भी बोल सकता हूं, मुझे इस बात की भी आजादी है। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता भी है और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता मेरे पास है। ठीक है। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे देश में मीडिया है ना, मीडिया, उनको किस चीज की सबसे बड़ी पावर है कि वो जो चाहे वो बोल भी लेते हैं और वो जो अपने एक्सप्रेशंस, अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहे तो वो उसको अभिव्यक्त भी कर देते हैं। तो मीडिया जो हमारे देश की है वो बेसिकली अपनी जो शक्ति है वो कहां से, उसका सोर्स क्या है मीडिया की शक्ति का? यही तो है आर्टिकल 19(1)(a। समझ में आ रही है बात? तो आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि ध्रुव राठी है, सरकार को क्रिटिसाइज करता है। कल को हम भी कोई वीडियो बनाना चाहें सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए तो हम बना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रकट कर सकते हो। आज के टाइम पे आप देखते हो कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सरकार की अलग अलग चीजों पे या समाज में चल रहे किसी भी मुद्दे पर अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति है वो उसको बयां करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो बिल्कुल अधिकार है ना, कोई आपको उठा नहीं ले जाएगा। आपको ये फंडामेंटल राइट अगर अपना पता है तो बोल देना मैं तो इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है कि तुम सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनकी आलोचना कर सकते हो। बिल्कुल, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। आर्टिकल का नाम दोस्तों पूरा लेना है, सिर्फ आर्टिकल 19 बोलोगे तो समझ नहीं आएगा कि तुम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो। आर्टिकल 19(1)(a। उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल लोगे और कुछ भी अभिव्यक्त कर लोगे। मतलब आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं। तो इसीलिए अगली जो आपको हेडिंग दिख रही है, उचित प्रतिबंध, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और आर्टिकल कौन सा आ गया? आर्टिकल 19(2). तो अब घबराना मत कि कंफ्यूज मत होना। अब सुनो ध्यानपूर्वक, आर्टिकल का नंबर समझना दोस्तों बहुत बड़ा खेल है। आर्टिकल 19(1)(a) ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको अधिकार दे रहा है। ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको क्या दे रहा है दोस्तों? ये आपको अधिकार दे रहा है। दे रहा है ना अधिकार, बोलने का अधिकार दे रहा है, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार दे रहा है। परंतु इसी अधिकार पर रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा रहा है? इसी अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा रहा है? तो वो है आर्टिकल 19(2). समझ में आया? कनेक्शन समझ में आया? तो आर्टिकल 19(2) ये क्या लगा रहा है दोस्तों? ये प्रतिबंध लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ये प्रतिबंध लगा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। कौन से पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो आपको अधिकार मिले हैं, कहीं आप अपने उन अधिकारों का दुरुपयोग ना करने लगें, इसीलिए इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनको हम आर्टिकल 19(2) के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आ गई चीज? कनेक्ट करना सीख गए दोनों आर्टिकल्स को। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आई चीज? अब देखते हैं कि आर्टिकल 19(2) कौन कौन से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 19(2) एक प्रतिबंध लगा रहा है राज्य की सुरक्षा, कि पता चला कि तुमको, ये तो पता चल गया कि तुम्हारे पास बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन उसके चक्कर में आपने देश की सुरक्षा को कुर्बान कर दिया। बोलने के चक्कर में आपने सीक्रेट उजागर कर दिए, आपने कोई सूचना लीक कर दी बोलने के चक्कर में, है ना। तो बोलो और कुछ भी एक्सप्रेस करो, परंतु देश की सुरक्षा बीच में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। क्या बोल रहा है यहां पर? विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो आप मतलब उनके सामने कुछ भी जाके जो है मत बोल दीजिए। वहां पर थोड़ा सा आपको इस बात का लिहाज करना है कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद वरना क्या हो जाएगा कि जो आपके फ्रेंडली देश हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती है, उनकी भी आपसे क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको
बोलना है कि इंडिया के जो दोस्त कंट्री हैं जैसे कि रशिया, उनके साथ हमारे संबंध ना खराब हो जाएं, जस्ट बिकॉज कि हम आर्टिकल 19(1)(a) का यूज करते करते इतना बोल गए कि दोस्ती ही टूट गई हमारे देश की। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि इतना भी कुछ मत बोलो और भड़काऊ बयानबाजी मत दो कि सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर ही पूरा बिगड़ जाए। उसके बाद तुम कुछ भी बोलो लेकिन उसमें तुम डिसेंसी और मोरालिटी यानी कि शालीनता और नैतिकता बरकरार रखो। आपने रणबीर अलाहाबादिया का नाम सुना होगा, जिनका यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स करके। तो रिसेंटली उनके ऊपर बड़ा तगड़ा मैटर फंसा और वो एक शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें समय रैना जो है एक कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो समय रैना का एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट टैलेंट, नहीं इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वहां पर जो है रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना ने कुछ अपशब्द जो है बोल दिए जो कि बिल्कुल भी शालीनता और नैतिकता से भरपूर नहीं थे। काफी एक मर्यादा के दायरे के बाहर जो है उन्होंने मजाक कर दिया। तो यहां पर आपने क्या सीख आपको मिली? दुनिया चर्चा कर रही है इस खबर की, लेकिन हम इसको अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ के देखेंगे। तो रणबीर अलाहाबादिया या समय रैना कॉमेडी के नाम पर बेशक कुछ भी बोल सकते हैं, यह अधिकार उनको कहां से मिल रहा है? तो रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोलने का अधिकार कहां से मिल रहा है? आर्टिकल 19(1)(a) से। परंतु आपको यह बात भी पता है कि इस अधिकार का यूज करते करते यह मत भूल जाना कि एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 19(2), जो इस आर्टिकल की अधिकारों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, प्रतिबंध। और उसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको बोलते समय शालीनता और नैतिकता यानी कि डिसेंसी और मोरालिटी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। क्यों केस हो जाएगा? क्योंकि आपने आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन किया है। आपने किस चीज का उल्लंघन किया है? आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी थी आपने उसको फॉलो नहीं किया है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब दूसरों को भी जाके समझा सकते हो अब आप। उसके बाद दोस्तों और क्या क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं, जैसे कि बोलने के चक्कर में इतना मत बोल जाना कि आप जिस अदालत में खड़े हो आप उसकी ही इंसल्ट कर दो, नहीं तो बुरे फंसोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग जाएगा आपके ऊपर। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर बोलने और अभिव्यक्त करने के चक्कर में इतना मत बोल जाना कि आप किसी का अपमान कर दो और सामने वाला आपके ऊपर डिफेमेशन का यानी कि मानहानि का केस ठोक दे। तो यहां पर आर्टिकल 19(2) क्या कह रहा है? पता है ना कि ये सारे प्रतिबंध कौन से आर्टिकल में लिखे हैं? 19(2), भूलना नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इतना भी मत बोलो कि आप किसी की मानहानि कर दो, यानी कि आप किसी को डिफेम कर दो और आपके बोलने के चक्कर में सामने वाले का डिफेमेशन हो गया, मानहानि हो गई और उसका ब्रांड वैल्यू कम हो गई, उसका नुकसान हो गया। ऐसे में फिर वो सारा नुकसान आपसे वसूल लेगा, मानहानि का केस ठोक देगा आपके ऊपर। उसके बाद ऐसा कुछ भी मत बोलो जिससे अपराध भड़क जाए, जिससे अपराध भड़क जाए। तो आपने देखा होगा ऐसा कोई भी नेता जो जनता के बीच में जाके भड़काऊ बयानबाजी देता है तो ऐसे नेताओं को धरा लिया जाता है, जेल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 19(2) के अंदर जो प्रतिबंध लिखे थे उनको फॉलो नहीं किया, उनको तोड़ दिया। और बोलते बोलते और एक्सप्रेस करते करते इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द या आपके द्वारा दिया गया कोई भी एक्सप्रेशन भारत की इंटीग्रिटी को यानी कि भारत की अखंडता को आंच नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया समझा दिया मैंने आपको ये आर्टिकल 19(1)(a। ऐसा समझाऊंगा ना कि आप जिंदगी में आर्टिकल का नंबर भी नहीं भूलोगे, ऐसी मतलब गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में भी और आर्टिकल 19(1)(f) में भी, और दोनों को हटा दिया गया है क्या? नहीं, आर्टिकल 19(1)(f) वाले को हटाया गया है। और आर्टिकल 31 का क्या हुआ? उसको सिर्फ फंडामेंटल राइट से हटाया है, परंतु 300(a) में डाल दिया है। दोनों ही संपत्ति के अधिकारों की बात करते हैं, परंतु आर्टिकल 31 संपत्ति की सुरक्षा के नजरिए से बात करता है और आर्टिकल 19(1)(f) ये संपत्ति के अधिकार के नजरिए से जो है बात करता था। ठीक है, तो ऐसा रटा दूंगा मैं आपको। और ये रटाना नहीं है दोस्तों, ये रटाने वाली चीज नहीं है।
मैं आपको पूरी जान से समझाऊंगा, जान से भी नहीं, मतलब जो होना चाहिए मैं आपको वैसे समझाऊंगा। और आपको जब समझ में आएगा ना, तो यही खेल होता है दोस्त कि एक बार समझ में आ गया तो फिर रटने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, ना जाने क्यों, बिल्कुल जहन में बस जाता है वो चीज। उसके बाद दोस्तों आप देखें आर्टिकल 19(1)(b। और पता है एक चीज का मैं ध्यान और रख रहा हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता ना, उसको हमेशा प्रीलिम्स का ही खौफ रहता है, लेकिन जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उससे पूछो मेंस का खौफ क्या होता है। तो मैं ऐसा अपने इस क्रांति बैच को ऐसे नहीं करना चाहता कि मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा दूं कि प्रीलिम्स तो चलो जैसे तैसे आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आप मेंस के लायक तो कभी बचो ही नहीं, क्योंकि फिर आपको आदत ही वैसी पड़ गई है। तो आदत भी अपने को टॉप क्वालिटी की रखनी है ना। अब आर्टिकल 19(1)(b) की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, ये आपको आजादी देता है कि आप शांतिपूर्वक पीसफुली एकत्रित हो सकते हो, असेंबल हो सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब देश के नागरिकों को है ना प्रोटेस्ट करना होता है, यानी कि किसी चीज का विरोध करना होता है, तो उन सबको एकत्रित होना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है, तभी तो विरोध करते हैं सब लोग मिलके। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, तुम लोग असेंबल हो सकते हो, तुम लोग एकत्रित हो सकते हो, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, कोई तुमको रोकेगा नहीं। कहां से मिल रहा है ये मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19(1)(b) से। बट ध्यान इस बात का रखना कि जब तुम लोग एकत्रित हो, असेंबल हो, तो उस टाइम पर आपके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक आपको जो है एकत्रित होना है। परंतु दोस्तों यहां पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब आप देखिए वही कहानी हो गई, अधिकार मिल रहा है यहां से, और इस अधिकार पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है वो ये वाला आर्टिकल लगा रहा है 19(3). क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, आइए दोस्तों देखें। रेस्ट्रिक्शन बड़े सिंपल से हैं। आर्टिकल 19(3) ये कह रहा है कि तुम अपनी आर्टिकल 19(1)(b) वाली शक्ति का, अपने उस अधिकार का यूज करो, बस ये ध्यान रखना कि तुम लोगों का एकत्रित होने के चक्कर में पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था पर आंच ना आए। उसके बाद एक बात का ध्यान ये और रखना कि तुम्हारे एकत्रित होने के चक्कर में भारत की अखंडता नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी रीजन की वजह से इंडिया की इंटीग्रिटी पर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही 2 पॉइंट ऊपर भी थे आर्टिकल 19(2) में, ये आर्टिकल 19(3) है। आर्टिकल 19(3) किस पर प्रतिबंध लगा रहा है, आर्टिकल 19(1)(b) पर। और जो आर्टिकल 19(2) था वो किस पर प्रतिबंध लगा रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) पर। तो जोड़े में काम कर रहे हैं, एक आपको अधिकार दे रहा है, दूसरा उन्हीं अधिकारों पर थोड़े से उचित प्रतिबंध लगा रहा है। तो जोड़े में चल रहा है यहां पर काम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे एक और आपको अधिकार यहां मिल रहा है आर्टिकल 19(1)(c). और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको यहां पर आर्टिकल 19(1)(f) मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ई के बाद एफ नहीं आना चाहिए, ई के बाद सीधे जी आना चाहिए इधर स्क्रीन पर, हम देखेंगे उस चीज को। तो आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, यानी कि संघ वगैरह जो है आप स्थापित कर सकते हो। आप देखते हो कि किसी फैक्ट्री में कर्मचारी लोग काम कर रहे होते हैं तो वो अपने यूनियन बना लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जब आप एक शब्द यूज करते हो एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का मतलब क्या है कि तुम चाहो तो अपना एक राजनीतिक दल बना सकते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। तो कल को प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल बनाने का जो अधिकार है वो हमें किस अनुच्छेद से मिलता है, आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) से। और जब ऑप्शंस में आपको दिखेगा ना आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पे, नहीं जज कर पाओगे, क्योंकि आप तो केवल आर्टिकल 19 पढ़ के गए होगे, केवल उसकी हेडिंग, डिटेल में तो अंदर आप गए नहीं होंगे, तो फंस जाएंगे। जबकि क्वेश्चन कितना प्यारा है कि राजनीतिक दल बनाना है, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो साहब क्या करें बताओ, है कि नहीं, सिंपल सी चीज, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये कर सकते हो, बनाओ अपनी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, सामूहिक सामाजिक संगठन वगैरह, जो आपको बनाना है बनाओ। बस इस वाले आर्टिकल से तुमको जो भी अधिकार मिल रहे हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध कौन लगाएगा, आर्टिकल 19(4). तो वापस से ये दोनों काय में काम कर रहे हैं, जोड़े में काम कर रहे हैं। ये अधिकार दे रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। रेस्ट्रिक्शन दोस्तों बड़ी सिंपल सी होती हैं
कि तुम अपना एसोसिएशन बना लो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, तुम्हें जो बनाना है बना लो, अपना ग्रुप बना लो, ठीक है, चलेगा, ओके, डन है। बस इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे ग्रुप बनाने के चक्कर में, पार्टी बनाने के चक्कर में पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए, और जो समाज में जो नैतिकता है, मोरालिटी है, वो तुम्हारे ग्रुप के चक्कर में खराब नहीं होनी चाहिए। देश की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए तुम्हारे ग्रुप बनाने के चक्कर में। लेकिन तुम बना सकते हो, अगर तुम्हारा ग्रुप नीचे वाली कोई भी गलत हरकत नहीं कर रहा तो बेशक बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी के दूसरे लेबर यूनियंस होती हैं, तो ये लोग सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको अपनी मर्यादाओं का जो है पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 के अंदर आपको टोटल कितनी फ्रीडम्स, कितनी स्वतंत्रताएं आपको मिलेंगी। पहले मिलती थी 7, अब मिलेंगी 6। अभी हम फिलहाल कौन से नंबर की स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल हम चौथे नंबर की पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19(1)D। ये हमको काय की स्वतंत्रता दे रहा है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि घूमने का अधिकार। तुम भारत की सीमाओं के अंदर कहीं भी जा सकते हो, तुम भारत की सीमाओं के अंदर कहीं भी जा सकते हो। इंडियन टेरिटरीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं पता चला पाकिस्तान पहुंच गए फिर कह रहे हो वहां पे हमारा फंडामेंटल राइट है। भैया इंडियन टेरिटरीज की बात हो रही है, भारतीय सीमा में तुम कहीं भी जा सकते हो। अब तुमको खुद भी रियलाइज हो गया होगा सर भारतीय सीमा में हर जगह थोड़ा ना जा सकते हैं, जहां पर सिक्योरिटी होती है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है, तो वहां पर हमको जाने के लिए इजाजत कहाँ होती है? तो बिल्कुल बेशक सही बात है, अभी जब आप नीचे रेस्ट्रिक्शंस पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। तो आर्टिकल 19(1)D के अनुसार तुम भारत में सीमाओं के अंदर कहीं भी जा सकते हो। और इस आर्टिकल पर जो प्रतिबंध लगा रहा है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, वो कौन सा है? वो आर्टिकल 19(5) है। तो वापस से ये दोनों आर्टिकल्स जोड़े में काम कर रहे हैं, ये अधिकार दे रहा है और ये उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा है। क्या हमको याद रखना है कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो भारत के अंदर, बस इस बात का ध्यान देना कि सामान्य जनता को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कि तुम कहीं भी मुंह उठा के जो है चले गए, कोई सिक्योरिटी वाली जगह थी, तुम वहां पर घुस गए, तुम्हारे चक्कर में कोई चीज लीक हो गई, तो इससे सामान्य जनता को नुकसान है कि नहीं है? ऐसा। उसके बाद ऐसे इलाके जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए हैं, आपको वहां पर भी नहीं घुसना। अगर दोस्तों आप पॉलिटी की ये सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको संविधान के अंदर 2 अनुसूचियां पढ़ाई थी, एक 5वीं और एक 6ठी। 6ठी अनुसूची में वो वाले ट्राइबल एरियाज आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वहां पर आने वाले जो जनजातीय इलाके हैं वो आते हैं यहां पर। और इनके अलावा इंडिया के जितने भी जनजातीय इलाके हैं वो सब कौन से स्केड्यूल में, कौन सी अनुसूची में कवर किए जाते हैं? 5वीं में। तो ऐसे इलाके जिनको हमने ट्राइबल एरियाज यानी कि जनजातीय क्षेत्र घोषित किया है और वहां पर हम किसी विशेष जनजाति को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो आप घूमते घूमते वहां मत घुस जाना, क्योंकि वो कानून फानून नहीं देखते, वो तो बाला फेंक के मार देंगे आप में, काम तमाम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात का हमको याद रखना है। श्रीलंका में एक बार ऐसा यही सेम केस हुआ था, एक टूरिस्ट को मार दिया था वहां के जनजातियों ने, वो कुछ नहीं फॉलो करते, उनको नहीं समझ में आता ये सब। तो आर्टिकल 19(1)D हो गया। अब देखो पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ आ गए? 5वें स्वतंत्रता पर, क्योंकि आर्टिकल 19 हमको 6 देता है, उसमें से हम 5वें पर आ गए। F नहीं आना चाहिए, आर्टिकल 19(1)F नहीं आना चाहिए, वो डिलीट हो चुका है। F के बाद सीधे क्या आना चाहिए? G आना चाहिए। तो आर्टिकल 19(1)E आपको क्या देता है कि आप देश में कहीं भी जाके रह सकते हो और सेटल हो सकते हो, ठीक है, बस देश में कहीं भी बस सकते हो आप। लेकिन ये जो आपका अधिकार है, इस पे प्रतिबंध या अर्थात रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा रहा है? आर्टिकल 19(5), यानी कि ये भी दोनों जोड़े में काम कर रहे हैं। यहां से अधिकार मिल रहा है और यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जैसे कि तुम कहीं भी जाओ, जाके सेटल हो जाओ, यहां पर भी दोस्तों वही 2 सेम रेस्ट्रिक्शंस हैं। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी ऐसी जगह जाके मत बस जाना जहां से सामान्य जनता को नुकसान हो, या फिर किसी ऐसी जगह में जाके मत बस जाना जिस जगह को हमने किसी विशेष जनजाति की सुरक्षा के लिए बनाया है, वहां पर भी जाके आप मत बस जाना, ठीक है। हालांकि यहां पर एक पॉइंट और आना चाहिए था कि जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो भी आप पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। जैसे कि फलाना व्यक्ति है वो नहीं, लेकिन फिर वो तो प्रॉपर्टी वाला केस आएगा, नहीं, इधर नहीं आएगा। तुम जहां मर्जी चाहो जाके रह सकते हो, बस तुम्हें इन 2 पॉइंट्स का याद रखना है, क्योंकि
क्योंकि मैं चाहूँ तो हिमाचल में भी जाके रह सकता हूँ ना। वो बस अलग बात है कि हिमाचल में मैं नॉन हिमाचली हूँ तो ज़मीन नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन वो तो फिर प्रॉपर्टी वाला मुद्दा आ गया ना, वो तो इधर थोड़ा ना कवर हुआ। लेकिन हिमाचल में रहने से थोड़ा ना कोई रोक सकता है, वो तो हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अप्लाइज टू उत्तराखंड। उत्तराखंड और हिमाचल में जितने भी ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पर केवल वहीं का निवासी जो है अक्सर ज़मीन खरीद पाता है। लेकिन आपको पता है इतने सारे लूप होल्स हैं हमारे कानून में, इतने अमीर अमीर लोग हैं, पैसा फेंको और बस काम हो जाता है। कितने वाले दिल्ली के बसे हुए लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड हिमाचल में ज़मीन खरीदी हुई है। पैसा होना चाहिए बस। अपने देश का तो यही हाल है बुरा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना कि एक व्यक्ति जो केरला का है वो दिल्ली में जाके सेटल हो सकता है, कोई बना थोड़ा ना करेगा उसको। सही बात है। अब देखो 19(1)(e) के बाद 19(1)(e) के बाद 19(1)(f) आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया क्योंकि उसको डिलीट कर दिया है। सीधे क्या आ गया? 19(1)(g) आ गया है ना। है कि नहीं कमाल? 19(1)(g) आपको क्या कह रहा है कि तुम जो चाहो वो धंधा कर सकते हो, तुम जो चाहो वो पेशा वो धंधा तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे इस काम पर कौन तुमको प्रतिबंध लगा रहा है? आर्टिकल 19(6), यानी कि ये तुमको बिजनेस करने का या प्रोफेशन करने का, नौकरी करने का अधिकार दे रहा है। और ये तुम्हारे उसी अधिकार पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम जो भी धंधा कर रहे हो वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए। पता चला कि तुम मानव तस्करी का धंधा करते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बोले आपने ही तो कहा था कि धंधा कुछ भी हो करना है कर सकते हो, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा है साहब। अबे जी की ऐसी तैसी, ऐसा कोई धंधा मत करो जो जनता के हित में ना हो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी नौकरी करने के लिए आपके पास योग्यताएं होना जरूरी हैं। ये मुझे पॉइंट सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि कल को कोई व्यक्ति कहे कि सर आपने तो पढ़ाया था ना, संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि मैं जो नौकरी करना चाहूं वो नौकरी कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, तो जो नौकरी करना चाहे कर सकता है। बोले सर मैं तो IAS बनना चाहता हूं। मैंने कहा बन जा, एग्जाम दे, उसको क्लियर कर। बोले सर एग्जाम का को दूं, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो जो बनना चाहूं बन सकता हूं। वही तो वो कह रहा है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम जो बनना चाहो बन सकते हो, जो बिजनेस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जिस नौकरी में तुम घुसने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें उसमें घुसने का फंडामेंटल राइट है, लेकिन तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं सेलेक्ट होगे वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस है या नहीं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि किसी भी नौकरी पे हाथ रख दिया कि मेरा फंडामेंटल राइट है मैं तो ये कर सकता हूं। कर सकता है भाई, तू कर सकता है उस चीज को, लेकिन तुझे वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि तेरे पास योग्यताएं हैं उस नौकरी को करने के लिए, तभी मिलेगी। ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशंस पूरा करना जरूरी है। कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं। अरे डॉक्टर तुम बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास MBBS की डिग्री भी तो होनी चाहिए कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। फंडामेंटल राइट है, झोला छाप बन जाओगे फिर तुम, है तो वो नहीं करना आपने को। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं आर्टिकल 19 को लेके, जैसे कि एक है रोमेश थापड़ और स्टेट ऑफ मद्रास 1950 वाला। तो ये क्या कह रहा है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो मीडिया होती है, मीडिया उनको अपनी शक्ति कहां से मिलती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार। तो ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाई दिया था। और ये चीज कायदे से आई कौन से केस में थी? इस वाले केस में, है ना, कि जो प्रेस होती है ना, प्रेस यानी कि मीडिया, उनको जो आज़ादी मिलती है वो कहां से मिलती है? आर्टिकल 19(1)(a। तो आपसे, आप इसके लिए तो रेडी रहोगे कि वो आपसे पूछेगा कि जो मीडिया को आज़ादी है वो कहां से मिल रही है, क्यों वो इतना बोल रहे हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a, ठीक है, पढ़ के गए कर लोगे। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि ये जो जजमेंट था वो कौन से केस में आया था, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। तो याद रखना है रोमेश थप्पड़ वर्सेस, थप्पड़ नहीं थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। उसके बाद एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, है ना। बहुत से एस्पिरेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये केस का नाम कैसे डिसाइड होता है? जो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, कल को तुम और मैं लड़ने लगे, तुम्हारा नाम है मान के चलो अंजलि तो अंजलि और अभिषेक लड़ रहे हैं, तो केस बनेगा अंजलि वर्सेस अभिषेक 2025। ऐसे केस के नाम आ जाते हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं उन्हीं के नाम पर केस का नाम पड़ जाता है। तो जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है कि जो आपका
मतलब बेसिकली इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आपका बोलने का जो आपका अधिकार है, जो मतलब जो स्पीच का जो आपका अधिकार है, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड करके जो है पढ़ाया था। तो ये बहुत कम चांस है कि ये आपके उसमें जो है पूछेगा, लेकिन हाँ ऐसे ज़रूर पूछ सकता है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है इसका संबंध किससे है, तो आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट से जो है इसका संबंध है। क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये वाला जो केस है ना मेनका गांधी वाला, ये तब हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जब हम आर्टिकल 21 को जो है पढ़ते हैं दोस्तों। तो हम उसका भी वेट करते हैं, अगर आगे आएगा, अगर क्या आएगा ही वो। तो ये मैंने 19(1)(f) वाला तो आपको समझा ही दिया है। तो पूरा आर्टिकल 20 अगर आप देखो, आर्टिकल 20 अगर आप देखो तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो मान के चलो ये आर्टिकल 20 किन पर लागू होता है? आर्टिकल 20 उन पर लागू होता है जिन्होंने या तो अपराध कर दिया है या फिर जो है बेसिकली जिन पर अपराध का आरोप है ना। दो शब्द यूज होते हैं ना, एक शब्द होता है जैसे कि एक्यूज्ड होता है। एक्यूज्ड मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर आरोप है, और एक होता है कन्विक्टेड, यानी कि जहां पर दोष सिद्ध हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप शब्दों के अनुसार चलोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आर्टिकल है ये कन्विक्शन के संदर्भ में है, यानी कि दोष सिद्ध के संदर्भ में है कि किसी कोई व्यक्ति का जो दोष है वो सिद्ध हो चुका है, वो साबित हो चुका है, तो उसको क्या क्या सुरक्षा तब भी मिलनी चाहिए। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं। तो यहां पर अभी हम फिलहाल वो आरोप वाला पोर्शन जो है हटा रहे हैं, क्योंकि साफ आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल किस नजरिए से बात कर रहा है? कन्विक्शन। और कन्विक्शन का मतलब है कि दोष सिद्धि, यानी कि जो दोष जो है, जो अपराध है वो आपके खिलाफ जो है साबित हो चुका है, आप कन्विक्टेड जो है हो चुके हो, और जो है आप के अगेंस्ट जो है दोष सिद्ध हो चुका है। तो अब आपके पास क्या क्या सुरक्षाएं उपलब्ध हैं साहब, उनकी बात करें तो चलो देखो, यहां पर आपके पास 3 सुरक्षाएं उपलब्ध हैं। कितनी सुरक्षाएं उपलब्ध हैं? 3 प्रोटेक्शन है ना, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 3 सुरक्षा है। ये 3 सुरक्षा है। ये 3 सुरक्षा किसे मिल रही है? ये 3 सुरक्षा उस व्यक्ति को मिल रही है जो कन्विक्टेड है, यानी कि जिसके खिलाफ दोष सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि देखो पहली उसको क्या सुरक्षा मिल रही है? उसको सुरक्षा ये मिल रही है साहब कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पिछली तिथि से लागू कानून पर रोक। मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अपराध किया है 2025 में, ठीक है, और 2025 में उस अपराध के लिए कोई कानून है ही नहीं, मान के चलो, तो मुझे सजा होगी ही नहीं, मुझे सजा होगी ही नहीं। जैसे 2025 में प्यार करने पर कोई अपराध नहीं है, प्यार करना अपराध नहीं है 2025 में, और मैंने प्यार कर लिया, तो क्या मुझे सजा होगी? नहीं होगी, क्योंकि कोई इसको अपराध माना ही नहीं गया, कोई कानून ही नहीं है इसके खिलाफ। लेकिन 2026 में मान के चलो मेरा एक दोस्त है, नहीं मेरा कोई दोस्त तो है ही नहीं, मान के चलो तुमको प्यार हो गया, 2026 में तुमको प्यार हो गया, और 2026 की पहली तारीख को ही सरकार ने प्यार करने पर एक कानून बना दिया है, और प्यार करने को अब सरकार एक अपराध मानती है। तो 2026 में तुम प्यार करोगे तो वो अपराध है, क्योंकि उस वक्त कानून बन चुका है, तो तुमको सजा मिलेगी। लेकिन मैंने तो प्यार 2025 में किया था ना, तब तो कानून था नहीं, तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो आप बात को, कि अगर कानून बन रहा है किसी चीज के लिए भविष्य में, तो उस वक्त उस जिसने वो अपराध किया होगा उसको सजा मिलेगी। उससे पहले अगर किसी ने वो सेम अपराध किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त कोई कानून था ही नहीं। समझ गए ना बात को आप? तो ये वो वाली चीज हो गई। डबल जेपार्डी क्या होती है? दोहरी सजा। कि चलो मान के चलो 2026 में प्यार करना अपराध है और 1 साल की जेल हो गई, तो भैया एक ही बार लूंगा मैं उस जेल को, 1 साल की जेल। ऐसा नहीं है कि मैं सेम अपराध पर 2 बार सजा काटूं। तो सेम अपराध पर आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, दोहरी सजा, डबल जेपार्डी नहीं हो सकती है। ठीक है,
तीसरी चीज क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पर रोक। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया दोस्तों कि मुझे आप मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इतनी चीज आप सभी को समझ में आई? इतनी चीज आप सभी को समझ में आई कि आप मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते। पुलिस करती है ना कि अपने ही खिलाफ तुम गवाही दे दो, दोष मान लो, दोष मान लो। अरे भैया, हमने वो अपराध किया ही नहीं तो हम दोष कैसे मान लें? तो मैंने, पता है, इसी पॉइंट को देखते हुए मैं ऊपर कह रहा था कि ये जो आर्टिकल 20 है ना, ये केवल उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो रहा जिसने अपराध किया है, ये कहीं ना कहीं उस पर भी लागू हो रहा है जिसके ऊपर डाउट चल रहा है, मतलब जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि अपने खुद के ही खिलाफ गवाही देना, तो आपको आपके खुद के ही खिलाफ गवाही कब दिलवाई जाती है? जब मतलब कब दिलवाते हैं? मतलब तभी तो दिलवाते हैं ना कि आपके खिलाफ अभी तक आरोप साबित हुआ नहीं है, आप आरोपी, मतलब अभी बस केवल आप डाउट के नजरिए में हो, अक्यूज्ड हो, केवल आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, साबित नहीं हुआ। लेकिन उसको साबित कर दिया जाए तभी तो आपको आपके ही खिलाफ गवाही दिलवाते हैं ना। लेकिन साबित तो नहीं हुआ है ना। मान के चलो जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध साबित हो गया है, तो हम क्या उसको उसी के खिलाफ गवाही दिलवाएंगे? क्या करेंगे उसके खिलाफ गवाही दिलवा के? उसका आरोप तो पहले ही साबित हो चुका है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आर्टिकल 20 है ना, ये इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो उन लोगों पर लागू होता है जिनके खिलाफ दोष साबित हो चुका है, और इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो उन पर लागू होता है जिनके ऊपर अभी केवल आरोप लगाया गया है लेकिन उनका आरोप साबित हुआ नहीं है। तो जैसे कि अगर आप इन दो पॉइंट को देखो, ये सब चीजें लिखी नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। अगर इन दो पॉइंट्स को देखोगे आप, तो ये उन लोगों पर बेसिकली लागू हो रहे हैं जिन पर आरोप साबित हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है। अगर ये तीसरा वाला पॉइंट देखोगे कि अपने खुद के ही खिलाफ गवाही दिलवाने पर रोक लगाई गई है, तो ये उन लोगों पर लगता है जिनका आरोप अभी तक साबित हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले गलती, मतलब मनमानी करवा के आरोप साबित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्विक्टेड यानी कि दोष सिद्ध, और ये अक्यूज्ड यानी कि जिस पर सिर्फ आरोप अभी लगाया गया है, साबित नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि वही सेम एग्जांपल जो है यहां पर दोस्तों दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने, अब देखो आर्टिकल 20 के अंदर तुमको कितनी सुरक्षा मिल रही है? 3 मिल रही है, ऊपर पढ़ाया। लेकिन अब इनको सही आर्टिकल के अंदर पढ़ना सीखो। आर्टिकल 20 में 3 सुरक्षाएं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 20(1) में पहली सुरक्षा है कि यानी कि पूर्व व्यापी प्रभाव नहीं होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया कि मान के चलो सरकार ने चोरी की जो सजा है उसे 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? 5 साल। यानी कि अब कोई भी चोरी करेगा तो फिर उसको 2 साल की सजा नहीं होगी। चोरी करने पर अब जो है, 1 मिनट, चोरी करने पर अब 2 साल की सजा नहीं होगी, चोरी करने पर अब 5 साल की सजा होगी। ये किसने कर दिया? सरकार ने बदलाव कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पिछले साल चोरी करी थी, लास्ट ईयर, वो थोड़ी ना 5 साल की सजा भुगतेगा, वो तो 2 ही साल की सजा भुगतेगा, क्योंकि उस टाइम पर 2 ही साल की सजा का प्रावधान था। वो तो तुमने 2 से 5 साल की सजा इस साल बढ़ाई है ना, तो इस साल जो चोरी करेगा वो 5 साल भुगतेगा। जिसने पिछले साल चोरी करी है वो 2 साल ही भुगतेगा, क्योंकि उस टाइम पर 5 साल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि चोरी की सजा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, यानी कि इस साल जो चोरी करेगा उसको भी 5 साल मिलेगी, और जिसने पिछले 10 सालों में चोरी करी होगी उसने 2-2 साल की सजा तो काटी है, अब उनको वापस बुलाओ, उनको 3-3 साल की सजा हमको और देनी है, क्योंकि 5 साल हमको पूरे करने हैं। नहीं भैया, आज से लागू होगा ना कानून, पीछे से जाके थोड़ी ना कानून लागू होगा। तो पीछे का, इसको हम अंग्रेजी में एक और शब्द कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, यानी कि पीछे से प्रभाव लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब मेरी एक बात समझ लो कि पीछे से प्रभाव है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्या बोला? एक्स पोस्ट फैक्टो कह लो, रेट्रोस्पेक्टिव कह लो, और हिंदी में तो एक ही चीज कहोगे, पूर्व व्यापी प्रभाव। तो आपराधिक मामलों में इसको आप नहीं कर सकते। सजा आज है, आज वाले अपराध पर ही मिलेगी। ये सजा कल नहीं थी तो कल वाले अपराधी को नहीं मिलेगी। तो क्रिमिनल केसेस में ये नहीं होता है ना।
तो ये कहां नहीं होता, ये कहां नहीं होता, तो क्रिमिनल केस में ऐसा आप नहीं कर सकते कि पिछली डेट से आप सजा दे रहे हो, परंतु जो सिविल केसेस होते हैं वहां पर ये हो सकता है। जो दीवानी मामले होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, वहां ये हो सकता है। उदाहरण दूं मैं आपको, सुनो उदाहरण। उदाहरण कुछ ऐसा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है सरकार ने बढ़ा दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है, तो सरकार चाहे तो ये कर सकती है कि अब तुमको पिछले 3 साल में जितना भी तुमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है वो तो हम चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पिछले 3 साल का अब आपको नए वाले रेट के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। तो जितना भी आपने कम भरा है वो आपको वापस भरना पड़ेगा पिछले 3 साल का। तो सिविल केस में जैसे टैक्स का मामला है, जिसमें सबसे फेमस टैक्स का जो है कैटेगरी आती है, तो सिविल केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात पिछली तारीख से लागू हो सकता है, परंतु आपराधिक मामलों में पिछली तारीख से चीज लागू नहीं हो सकती। पिछली तारीख को कानून नहीं था, सजा नहीं मिलेगी। कानून इसी तारीख को आया, सजा इसी तारीख को मिलेगी। पिछली तारीख पे जिसने अपराध किया था उसे सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको खूब डिटेल में जो है बता दिया ताकि आप कहीं भी कोई गलती जो है ना करके आए। उसके बाद देखो, ये बोल रहे हैं क्रिमिनल केस में क्रिमिनल केस में ये चीज नहीं होती, लेकिन सिविल केस में ये चीज हो सकती है ना। मतलब वो जो है लाइन अच्छे से पढ़ना। बोले सर आपने तो कहा था क्रिमिनल केस में नहीं होता, सिविल केस में होता, ये तो लिख रहा है कि सिविल केस में नहीं होता। अरे पढ़ तो लो। एक्स पोस्ट फैक्टो का जो कानून है कि पिछली तारीख से उस काम को नहीं करना, यह केवल क्रिमिनल केस तक सीमित है। लेकिन अगर सिविल केस की बात करोगे तो फिर वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो वाली आप कानून नहीं लगा सकते, एक्स पोस्ट फैक्टो वाला कानून नहीं लगा सकते। मतलब क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो वाला कानून क्या कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव नहीं होगा, पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। तो ये जो पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होने वाली बात है ना, ये सिविल केस में नॉट लागू नहीं होती, क्योंकि सिविल केस में पूर्वव्यापी प्रभाव लागू हो सकता है। और ये जो कानून है वो कहता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव लागू नहीं होगा। तो पूर्वव्यापी प्रभाव लागू कहां नहीं होगा, क्रिमिनल केस में, लेकिन पूर्वव्यापी प्रभाव लागू नहीं होगा यह बात सिविल कानून में फिट नहीं होती, क्योंकि वहां पर पिछली तारीख से यह लागू हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब भी अगर आप रायता फैलाओ तो फिर फैलाओ भाई जम के, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आर्टिकल 20 में जो आपको दूसरी सुरक्षा मिली है कि एक ही अपराध के लिए 2 से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कि अगर एक व्यक्ति ने चोरी करी और उसको चोरी की सजा मिल गई, तो अब अगली बार उसको सेम चोरी की वापस से सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज यहां पर दोस्तों बड़ी बहुमूल्य चीज है, एक होती है जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट कौन सी होती है, मतलब वो सजा जो आपको किसने दी है, अदालत ने, अर्थात कोर्ट ने, अर्थात न्यायालय ने। तो जो सजा आपको अदालत सुनाती है उस सजा में आप 2 बार सजा नहीं भुगत सकते। एक ही चीज के लिए, एक चीज के लिए एक ही बार सजा भुगतोगे, 2 बार सजा नहीं भुगत सकते। कब, जब अदालत सजा सुनाती है। तो अब आप कहोगे सर हमेशा सजा अदालत ही तो सुनाती है। सुनो एक बात मेरे समझना, एक होती है डिपार्टमेंटल कार्रवाई। डिपार्टमेंटल कार्रवाई क्या होती है कि तुम मान के चलो किसी सरकारी विभाग में काम करते हो, तो तुमने उस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ किया हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर फिर विभागीय जांच यानी कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई बैठती है। और जब भी तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है तो वो डेफिनेटली आपको एक चीज के लिए 2 बार सजा भी दे सकता है। जी हां, बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%। अगर आप अपनी डिपार्टमेंटल कार्रवाई में पाया गया कि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे तो आपको इसकी 2 बार सजा मिल सकती है, इस साल भी अगले साल भी। कैसे, इस साल भी आपके सैलरी में से पैसा काट लिया जाएगा, अगले साल भी पैसा आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंटल वाली कार्रवाई में हो सकता है 2 बार प्रभाव, लेकिन जब अदालत किसी फैसले को सुनाती है तो वहां पर फिर एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है, 2 बार सजा नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर दोस्तों हम और ध्यान से देखें, अगला हम क्या कह रहे हैं यहां पर बात, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही, है ना। तो यहां पर दोस्तों लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, नेमो टेनेतुर सेप्सम एक्सुआरे, पता नहीं,
एक्यूसारे लिखा हुआ है। अब लैटिन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने तो अंग्रेजी के हिसाब से प्रोनाउंस किया है, तो वो तो खैर बिल्कुल गलत है। लैटिन में जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, है ना, नेमो, टेनेटोर, सेपेसाम, एक्यूसारे, ऐसे कुछ बोलते होंगे, भगवान जाने क्या बोलते हैं। पर ये जो लैटिन भाषा का जो ये कानून है, जो फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है कि नो वन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं है। मैं अपने खुद के खिलाफ गवाही दूंगा नहीं, तुम्हारे अंदर दम है, तुम साबित कर लो मेरे खिलाफ अपराध, लेकिन मैं अपने खिलाफ गवाही बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और ना तुम मुझे दिलवा सकते। ठीक है, और यह सुरक्षा मुझे कहां से प्राप्त हो रही है? आर्टिकल 20(3) से प्राप्त हो रही है। समझ गए आप बात को? ठीक है, बस बढ़िया। अब लेकिन हाँ, इस वाले में याद रखना कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? देखो, पुलिस तुमसे तुम्हारी जो मौखिक जो बयान होता है, ओरल जो बयान तुमसे लिया जाता है, उसमें तुमको जबरन फोर्स नहीं कर सकती। तुम अपने खिलाफ बयान नहीं देना चाहते, मत दो, तुम्हें फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस जो तुमसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट मांगती है, तुम कह रहे हो नहीं मैं फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा ना, वहां मना नहीं कर सकते। तुम्हारे से तुम्हारे फिंगरप्रिंट मांग रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ तुमको गवाही देने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। और सुनो, तुम्हारे खून की जांच, तुम्हारी डीएनए की जांच करवा सकती है पुलिस, क्योंकि ये एक टेस्टिंग है, ये सबूत जुटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन आपको आपके ही खिलाफ एक मौखिक बयान वो देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ अच्छी तरीके से? ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर ना आपसे मैंने क्या किया है कि आज बहुत ज़्यादा ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेरी ये बहुत बुरी सी आदत है दोस्तों, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मैं लिटरली इस बात को नहीं जानता कि मैं उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ाऊँ। मतलब शॉर्ट में, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा, जब आप यही सेम चीज मुझसे मेंस के कोर्स में पढ़ोगे, मान के चलो आप पॉलिटी मुझसे मेरे मेंस के कोर्स में पढ़ रहे हो, मैं और डिटेल में जाऊंगा, अभी मैं तो और डिटेल में जा सकता हूं, और वहां पर तो मेरे पास पूरी आज़ादी होती है खूब डिटेल में जाने की, पूरा बाल का खाल निकालने की। यहां पर मेरी कुछ बंदिशें हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, लेकिन यार प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ने के चक्कर में ऐसा थोड़ी ना पढ़ा दूंगा कि मतलब पूरा ही हवाबाजी चल रही है। व्यक्ति को पॉइंट्स पढ़ाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो समय तो लगता है। और यही कारण है कि इस बार 10 महीने पहले ही क्रांति बैच शुरू कर दिया है, आखिरी के 3 महीने का इंतजार नहीं किया। और 10 महीने में तो इतनी प्यार से एक एक टॉपिक खत्म करा दूंगा मैं आपको प्रीलिम्स का कि आपको मजा आ जाएगा। तो आज फिलहाल दोस्तों मैं काफी, अभी तो रात के 9:30 हो गए हैं, तो पहुंचने में भी समय लगेगा, 10 बजे तक पहुंच पाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आज लेक्चर को यहीं पर विराम जो है देना चाहूँगा, और मैं इतना मुझे डेफिनेटली पता है कि आज का लेक्चर सुन के आपको मज़ा तगड़ा आ गया होगा। ये क्लैरिटी आती है ना, जब क्लैरिटी आती है लेक्चर सुनने के बाद, कितना अच्छा लगता है अपने को, तो वो तो ज़रूर आया होगा। कल मैं प्रयास ये करूँगा कि 8:30 बजे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, प्रयास करूँगा कि 8 बजे या 7:30 से जो है मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। कायदे से मैं आज भी 7:30 से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता था, लेकिन फिर मैंने ये कंटेंट बनाया, क्योंकि अगर मैं ये कंटेंट नहीं बनाता ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या, आप देखो ये थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं है, व्यवस्थित बनाता हूँ बिल्कुल। अगर मुझे कहीं भी छोटी सी चीज़ भी पढ़ानी है तो भी पूरा व्यवस्थित कंटेंट बनाऊंगा। तो वो इसीलिए है दोस्त कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, तुम तो देखो, तुमको तो रजिस्टर में लिखना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन तुमको भी उतना ही लिखना है जितना मैं समझा रहा हूं। यहां पे स्क्रीन पॉज कर करके यहां से चेपना नहीं है, वरना फिर मेरे समझाने का फायदा क्या होगा। तो मैंने इसलिए बनाया, 7:30 बजे बनाया। अब 1 घंटा तो लगेगा साहब कंटेंट बनाने में, आप देखो फिर हाईलाइट सब कुछ करना पड़ता है, तो वहां मेरा 1 घंटा लग गया। मैंने कहा यार लिख के पढ़ाऊंगा, कुछ ज्यादा मतलब देखो लिखूंगा मैं हूं जहां पर जरूरत पड़ेगी। अभी शुरू में लेक्चर शुरू किया तो लिखा ना 31 और 19 1F का, तो जहां जरूरत पड़ते हैं लिखें। और अभी इसलिए इसको बना लिया, मैंने कहा फिर समझाने में ज़्यादा समय दूंगा, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट तो व्यक्ति कहीं से भी उठा लेता है, आजकल कंटेंट की कमी तो है नहीं,
आप सब्जेक्ट का नाम लो, इतनी सारी फ्री पीडीएफ है, इतनी फ्री पीडीएफ है, इतनी फ्री पीडीएफ है कि हद नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है, अगर किताबों से एग्जाम क्लियर हो रहा होता तो सबसे पहले किताब बेचने वाला, जिसकी दुकान में किताब भरी हुई है, सबसे पहले वो कलेक्टर बनता। किताब तो कोई भी खरीद सकता आज के टाइम पे, किताब खरीदने से क्या है, वो समझाएगा कौन। और याद रखना, तुम्हारी कितनी भी रटने की पावर हो, जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, तुम्हें वो चीज कभी लंबे समय तक याद नहीं रह सकती, तुम कितना भी रट लो। और तुमने भयंकर रट रट के प्रीलिम्स निकाल भी लिया, खतरनाक, बोले सर हम आपका क्रांति बैच खोल के पी गए, हम फैक्चुअल बुक्स खोल के पी गए, प्रीलिम्स निकाल लिया, निकाल लो, मेंस में बात करेंगे, फिर लिखवा लो। कभी जीवन में मेंस नहीं निकाल पाओगे अगर सिर्फ रटने की आदत है, नहीं निकलता। एमपीपीएससी इज नॉट अ जोक। जिन लोगों ने एमपीपीएससी निकाला है, आप कभी उनको देखिएगा, वो रटंत वाले होते नहीं हैं यार, कॉन्सेप्चुअल वाले बंदे होते हैं। समझ रहे बात को? चलो मिले फिर अगले लेक्चर में। मजा आ रहा है यार, मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो थैंक यू फिर, ओके बाय, गुड नाइट।